उसके पति ने सुसाइड से पहले लिखा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन सच ये है, वो उसे इंसानों से नहीं, मौत से बचा रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है। बेथ के पति ओवेन ने अभी अभी आत्महत्या कर ली है और इस घटना ने बेथ को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। वह गहरे सदमे में है। रात होते ही उसका अकेलापन और भी बढ़ जाता है। वह अक्सर शराब पीती रहती है और ओवेन की छोड़ी हुई चीजों को घंटों तक टटोलती रहती है। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी ड्राइंग्स, मानो इन चीजों में उसे अपने पति की कोई आखिरी निशानी मिल जाएगी। उसकी सबसे करीबी दोस्त क्लेयर और पड़ोसी मेल दोनों ही उसकी हालत को लेकर चिंतित हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि बेथ धीरे धीरे खुद को दुनिया से अलग करती जा रही है। लेकिन बेथ के दिमाग में सबसे ज्यादा उलझन ओवेन की छोड़ी हुई उस अजीब और डरावनी सुसाइड नोट को लेकर है, जिसमें लिखा था, तुम सही थी, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, अब तुम सुरक्षित हो। ये शब्द बेथ को सुकून देने के बजाय और ज्यादा डराने लगते हैं। आखिर ओवेन किस कुछ की बात कर रहा था और बेथ किस बात में सही थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बेथ के साथ रातों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर में अनजानी आहटें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप हिलते महसूस होते हैं और कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उसके बिल्कुल पास खड़ी है। वह बार बार चौंक कर उठ जाती है, लेकिन जब लाइट जलाती है तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगता है कि शायद ओवेन की मौत के पीछे सिर्फ आत्महत्या की कहानी नहीं है। एक रात ओवेन की चीजों को टटोलते हुए उसे घर का एक अजीब सा नक्शा मिलता है। ये उनके अपने घर का फ्लोर प्लान है, लेकिन उल्टा, जैसे किसी ने उनके घर का प्रतिबिंब बनाकर डिजाइन तैयार किया हो। हर कमरा, हर दीवार, सब कुछ वैसा ही है, पर उल्टी दिशा में। अब बेथ का डर और शक दोनों गहराने लगते हैं। क्या ओवेन किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जो उसे दिखाई नहीं देती थी? और क्या वह कुछ अब भी इस घर में मौजूद है? एक रात जब बेथ ओवेन का फोन चेक कर रही होती है तो उसे उसमें एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में एक औरत दिखाई देती है और सबसे डराने वाली बात यह है कि वह औरत बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। चेहरा, बाल, हाव भाव, सब कुछ लगभग एक जैसा। ये देखकर बेथ के मन में शक पैदा होता है कि शायद ओवेन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। क्या वह औरत उसी की तरह दिखने वाली कोई दूसरी महिला थी? क्या ओवेन उससे कुछ छुपा रहा था? कुछ समय बाद शराब के नशे में डूबी हुई बेथ अपनी दोस्त क्लेयर से एक पुरानी घटना का जिक्र करती है। सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में वह 4 मिनट तक क्लिनिकली डेड हो गई थी। उन 4 मिनटों में उसने मौत को महसूस किया था और उसके मुताबिक वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई रोशनी, ना कोई भगवान, ना कोई अंधेरा, बस खालीपन। उसी रात बेथ अचानक नींद से जाग जाती है। उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई और मौजूद है। हवा भारी सी लगने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगता है। फिर उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जंगल के बीच कई डरी हुई औरतें भाग रही हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे सब घबराई हुई झील की तरफ दौड़ती हैं और एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। बेथ हड़बड़ाकर उठती है और झील किनारे बने उस बोट तक पहुंचती है जहां ओवेन ने खुद को गोली मारी थी। वहां उसे खून के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। तभी उसे फिर वही अदृश्य मौजूदगी अपने आसपास महसूस होती है, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो मगर दिखाई न दे रहा हो। अब बेथ के लिए यह साफ होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं है। कुछ है जो उसे देख रहा है, और शायद वही कुछ ओवेन के शब्दों में छुपा था। झील के उस पार अजीब सी टिमटिमाती रोशनियां देखकर बेथ खुद को रोक नहीं पाती। डर के बावजूद वह नाव लेकर झील पार करती है, ये जानने के लिए कि आखिर वहां क्या है। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और फिर वह जो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झील के दूसरी तरफ उसके अपने घर की एक उल्टी हूबहू कॉपी खड़ी है। वही आकार, वही खिड़कियां, वही ढांचा, बस सब कुछ जैसे आईने में पलटा हुआ हो। वह हिम्मत करके अंदर जाती है। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा है। तभी उसे धुंधले भूत जैसे साए दिखाई देते हैं, औरतों के साए, और उनके साथ ओवेन। वे औरतें उसी की तरह दिखती हैं। ओवेन उनके साथ खड़ा है, जैसे किसी अजीब रस्म या मुलाकात में शामिल हो। यह दृश्य इतना भयावह और असहनीय होता है कि बेथ की चेतना जवाब दे देती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने असली घर में होती है। सब कुछ सामान्य दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसका डर अब यकीन में बदल चुका है। वह दोबारा उस जगह जाती है और इस बार उसे वही उल्टा घर फिर दिखाई देता है, लेकिन अब वह अधूरा और खाली है, जैसे उसका निर्माण कभी पूरा ही नहीं हुआ। अंदर कोई नहीं है, सिर्फ खाली दीवारें और अधूरा ढांचा। वहीं उसे एक अजीब सी मूर्ति मिलती है,
छोटी, विचित्र आकार की, डरावनी। वह उसे उठा लाती है। उसके बाद वह अपने पड़ोसी मेल का सामना करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी उस उल्टे घर को देखा है। मेल हैरान होकर कहता है कि उसने ऐसा कोई घर कभी नहीं देखा, लेकिन वह एक बात जरूर बताता है। एक बार उसने ओवेन को रात में जंगल में देखा था और उसके साथ एक औरत थी जो बिल्कुल बेथ जैसी दिखती थी। अब बेथ का शक और गहरा जाता है। वह ओवेन का लैपटॉप खंगालती है। उसमें उसे कई और तस्वीरें मिलती हैं, अलग अलग औरतों की, जो सभी उससे मिलती जुलती हैं। चेहरे अलग हैं, लेकिन समानता इतनी है कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती। यह अब किसी साधारण अफेयर की बात नहीं लगती। वह उस अजीब मूर्ति के बारे में भी खोज करती है और ओवेन की किताबों में उसे पहचान लेती है। वह एक प्रकार की ओकल्ट वुडू डॉल है, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग काले जादू या किसी आत्मिक सत्ता को फंसाने के लिए किया जाता है। किताबों के नोट्स पढ़कर उसे समझ आता है कि ओवेन किसी साधारण विश्वास में नहीं, बल्कि गहरे तांत्रिक और रहस्यमयी प्रयोगों में लगा हुआ था। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगती है। ओवेन शायद किसी शैतानी या दैत्यात्मक सत्ता को धोखा देने और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ जिससे वह इनकार करता था शायद सच में मौजूद था, और ओवेन उससे लड़ रहा था अपने तरीके से। सच्चाई की तलाश में बेथ उस बुक स्टोर तक पहुंचती है जहां से ओवेन ने अपनी रहस्यमयी और ओकल्ट किताबें खरीदी थीं। वहीं उसकी मुलाकात मैडेलीन नाम की एक लड़की से होती है। बेथ उसे देखते ही पहचान जाती है। वह ओवेन के फोन में मौजूद तस्वीरों में से एक औरत है, और सबसे डरावनी बात, वह भी बेथ जैसी ही दिखती है। बेथ सीधे सवाल करती है, क्या उसका ओवेन के साथ कोई संबंध था? लेकिन मैडेलीन साफ इनकार कर देती है कि उसने कभी ओवेन के साथ सोया हो। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। फिर वह धीरे धीरे एक सच्चाई बताती है जिसने बेथ के रोंगटे खड़े कर दिए। मैडेलीन बताती है कि ओवेन ने उसे झील के उस पार बने एक घर में बुलाया था, वही उल्टा घर। वह कहती है कि शुरुआत में सब सामान्य था। ओवेन शांत और आकर्षक था। उसने उसे किस किया, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसने उसका गला दबाने की कोशिश की। मैडेलीन घबरा गई। उसे लगा कि वह उसे मार देगा, लेकिन अचानक ओवेन जैसे होश में आया। उसने माफी मांगी और उसे वापस उसके घर छोड़ आया। मैडेलीन की कहानी सुनकर बेथ के मन में सब कुछ उलझ जाता है। क्या ओवेन सच में इन औरतों को मारने की कोशिश कर रहा था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? उस रात शराब के नशे में डूबी हुई बेथ दोबारा उस उल्टे घर की ओर जाती है। उसका डर अब गुस्से और जिद में बदल चुका है। वह अंदर जाती है, फर्श पर चलती है, और तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे फर्श के नीचे कुछ छुपा हो। वह फर्श के तख्ते उखाड़ने लगती है, और जो वह देखती है वह किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। नीचे कई लाशें दबी हुई हैं, उन्हीं औरतों की जिनकी तस्वीरें ओवेन ने खींची थी। हर एक औरत बेथ से मिलती जुलती थी। अब सच्चाई सामने है। ओवेन इन औरतों को उस उल्टे घर में लाता था और उन्हें मार देता था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या वह यह सब अपने लिए कर रहा था, या किसी ऐसी अदृश्य दैत्यात्मक ताकत के लिए जो बेथ के पीछे पड़ी हुई थी? अचानक वह अदृश्य मौजूदगी अब सिर्फ एहसास तक सीमित नहीं रहती। वह अपने होने के शारीरिक संकेत देने लगती है। बेथ महसूस करती है कि कोई उसे छू रहा है, बेहद हल्के लेकिन साफ तरीके से, जैसे कोई उसके कंधों पर हाथ फेर रहा हो, उसके गालों को सहला रहा हो। वह कांप जाती है, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी पहचान भी महसूस करती है। उसे लगता है शायद यह ओवेन की आत्मा है। टूटी हुई और अकेली बेथ उस अदृश्य शक्ति को गले लगा लेती है, जैसे वह अपने पति को आखिरी बार पकड़ रही हो। लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। वह एहसास अचानक ठंडा और डरावना हो जाता है। कमरे का माहौल भारी हो जाता है, और फिर वह शक्ति उसे जबरदस्ती भयानक दृश्य दिखाने लगती है। बेथ की आंखों के सामने डरावनी सच्चाई खुलती है। ओवेन उन सभी औरतों की हत्या कर रहा है जो बेथ जैसी दिखती थीं। वह उन्हें उसी उल्टे घर में ले जाता और फिर मार डालता। यह सब किसी पागलपन में नहीं, बल्कि किसी योजना के तहत हो रहा था। तभी वह अदृश्य सत्ता ओवेन का रूप लेकर उससे संवाद करती है, और एक शब्द सामने आता है, नथिंग। अब सच्चाई सामने आती है। नथिंग कोई खालीपन नहीं था, वह खुद मौत का रूप था, मृत्यु की एक सजीव चेतन सत्ता, वही ताकत जिसने सालों पहले बेथ को उसकी नियर डेथ एक्सपीरियंस में महसूस किया था। जब बेथ 4 मिनट तक मर चुकी थी, तब उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन असल में वह नथिंग उसे लेने आया था, और वह उससे बच निकली। मौत ने ओवेन को समझाने की कोशिश की थी कि बेथ उसकी है, उसे वापस लौटाना होगा। इसलिए वह ओवेन को उकसाता रहा कि वह बेथ को मार दे, ताकि वह वापस मृत्यु के बाद की दुनिया में लौट जाए। लेकिन ओवेन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने उस उल्टे घर का निर्माण इसलिए किया था ताकि वह मौत को भ्रमित कर सके।
वह बेथ जैसी दिखने वाली औरतों को लाता और उनकी हत्या करता ताकि नथिंग को लगे कि वह बेथ है। ये एक भयानक विकृत योजना थी, मौत को धोखा देने की कोशिश, और कुछ समय के लिए वह सफल भी हुआ, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी था। जब मौत समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है तो उसने ओवेन को आत्महत्या की ओर धकेल दिया। और अब क्योंकि बेथ एक बार उससे बच निकली थी और क्योंकि ओवेन अब नहीं रहा, अब वह सीधे बेथ के पीछे पड़ा है। वह अदृश्य शक्ति बेथ को जकड़ लेती है और उसे उसी मुद्रा में फंसा देती है जैसी वह अजीब मूर्ति थी जिसे उसने उल्टे घर से उठाया था, जैसे वह खुद एक बलि की वस्तु बन गई हो। अब साफ है, यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है, यह मौत और इंसान के बीच की लड़ाई है, और मौत अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। सुबह होते ही क्लेयर बेथ के घर पहुंचती है। दरवाजा खुला है और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फर्नीचर बिखरा हुआ है, चीजें टूटी पड़ी हैं, जैसे रात में वहां किसी भयानक संघर्ष हुआ हो। क्लेयर समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह तुरंत बाहर भागती है और मेल को आवाज देती है। दोनों की नजर झील की ओर जाती है। झील के बीचों बीच एक नाव पर बेथ बैठी है। उसके हाथ में वही बंदूक है जिससे ओवेन ने खुद को गोली मारी थी। लेकिन उसी पल कहानी दो दुनिया में बंट जाती है। बेथ खुद को फिर से उस नथिंग की दुनिया में पाती है, एक खाली, स्याह, अंतहीन जगह। वहां वही सत्ता उसके सामने मौजूद है। अब वह उसे शांत स्वर में समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि बेथ पहले भी उसकी थी, जब वह 4 मिनट के लिए मर चुकी थी। वह उसे वापस बुला रही है, बस एक ट्रिगर दबाने की देर है और सब खत्म। दर्द, अकेलापन, डर, सब उस पल बेथ के हाथ में बंदूक है और वह सचमुच ट्रिगर दबा सकती है। लेकिन इस बार वह फैसला खुद करती है। वह बंदूक को धीरे धीरे अपने सिर से हटाती है और नीचे रख देती है। वह मौत की उस फुसफुसाहट को ठुकरा देती है। वह आत्महत्या नहीं करेगी। जैसे ही वह बंदूक को खुद से दूर करती है, सब कुछ बदल जाता है। वह अचानक वापस वास्तविक दुनिया में लौट आती है। झील की ठंडी हवा, पानी की आवाज, सब कुछ साफ महसूस होने लगता है। क्लेयर पानी में कूद चुकी है और नाव की ओर तैर रही है उसे बचाने के लिए। मेल भी घबराया हुआ किनारे पर खड़ा है। कुछ ही पलों में वे बेथ को सुरक्षित किनारे पर ले आते। लेकिन जब बेथ पीछे मुड़कर नाव की ओर देखती है तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है, नाव के भीतर, जैसे कोई छाया अब भी वहां खड़ी हो, एक खाली इंसानी आकार, बिना चेहरे के। मेल उस दिशा में देखता है और कहता है, वहां कुछ भी नहीं है। बेथ की आंखें उसी छाया पर टिकी रहती हैं। वह धीमे से जवाब देती है, मुझे पता है। उसके शब्दों में डर नहीं है, बल्कि एक स्वीकारोक्ति है। वह जानती है कि नथिंग क्या है, और वह जानती है कि वह कभी पूरी तरह जाता नहीं।